हाँ, देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति, आज हमारे बीच में आदरणीय केसी कौशिक साहब जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और 2 बार अपना सेक्रेटरी रह चुके हैं, आज वो एक बिल के ऊपर टॉपिक लेकर आए हैं। हम आदरणीय आर.डी. काकरा साहब से, जो कलकत्ता से हैं और सीनियर एडवोकेट हैं हमारे और हाई कोर्ट के प्रैक्टिशनर हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि 2 शब्द केसी कौशिक जी के विषय में कहें। आदरणीय काकरा साहब। आज का विषय है, इतना सुंदर विषय है, इतना सुंदर विषय है कि सभी से जुड़ा हुआ है। कोरोना काल के अंदर में तो इसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा है और अभी तो कोरोना बिल भी तैयार होने लग गई है। तो जब आज के स्पीकर के विषय में क्या कहा जाए, वो सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी रह चुके हैं, ऑल इंडिया फेडरेशन से जुड़े हुए हैं और वहां पे भी सभी पदों पे प्राय रह चुके हैं। नेशनल प्रेसिडेंट के लिए भी उनके लिए हम चाहते हैं, लेकिन वही मना करते हैं, इसीलिए आज का उनका नाम नेशनल प्रेसिडेंट में नहीं है। नहीं तो वो तो अभी से पहले, बहुत सालों पहले ही नेशनल प्रेसिडेंट हो जाते। आज के विषय के बारे में, बिल के बारे में हम जितना ज्यादा उनसे सुनेंगे उतने समय का सदुपयोग होगा। तो और आपने जो वक्ता चुना है वो अति सुंदर से और उपयोगी चुना है और सबके लिए ये आज का विषय सुंदर रहेगा और सुनने लायक रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद काकरा साहब। बहुत आदरणीय केसी कौशिक साहब। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। हाँ, नमस्कार सबको। पहले तो मैं अरविंद जी और इनके साथियों को बधाई देना चाहूंगा कि इस कोरोना काल में सुंदर तरीके से जिस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। और जिस टॉपिक को आज रखा है, ये टॉपिक जनमानस का टॉपिक है। देखिए, इसमें जहां तक मेरा सवाल है, मैं कोशिश करूंगा कि वसीयत के बारे में मैं कम बोलूं। जो लोगों की भ्रांतियां हैं और जो दिक्कतें हैं उनको सुन के उनका समाधान बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम में से ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि वसीयत यदि हमने आज कर दी है तो हमारे बच्चे हमको पूछना बंद कर देंगे। ये बड़ी भ्रांति है। बेसिकली वसीयत एक ऐसी चीज है जो तब अप्लाई होती है जब इंसान इस दुनिया में नहीं रहता है। बाकी चीजें जो होती हैं पहले हो जाती हैं। हम गिफ्ट करेंगे, हम किसी और तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को एलिनेट करेंगे, तो ये हो सकता है कि आपने आज अपनी सारी प्रॉपर्टी बच्चों को दे दी तो बच्चे कल को आपको सुने नहीं सुने, आपको माने नहीं माने, ये हो सकता है। लेकिन वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है जो आदमी की मृत्यु के बाद उस पर इफेक्ट हो सकता है, उससे पहले उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो सबसे पहली भ्रांति तो ये खत्म हो जानी चाहिए कि वसीयत हम जो है वो हम अपने बच्चों में, जो आने वाले हमारी मृत्यु के बाद जो बच्चे हैं उनमें आपस में झगड़ेबाजी नहीं हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर कम काटें। तो जिससे वसीयत के बेसिस पे हम आप अपनी प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी का किस तरह से उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगी हम बता सकें। उसमें यह भी हो सकता है कि यदि हम मान लीजिए किसी वजह से हमारी प्रॉपर्टी 10 प्रॉपर्टी हैं और 10 प्रॉपर्टी हम चाहते हैं कि हम बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करें, कुछ प्रॉपर्टी हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को देना चाहते हैं, चैरिटी के लिए काम भी करना चाहते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वसीयत का एक पर्टिकुलर फॉर्म ही हो सकता है, हम इसी तरह से कर सकते हैं। वसीयत तो एक ऐसा हमारी इंटेंशन है कि इंसान की मृत्यु के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उनपे कोर्ट कचहरी के चक्कर जितने कम से कम काटे जाएंगे उतना अच्छा रहेगा, जिससे प्रॉपर्टी जो है ना सही तरह से सदुपयोग किया जा सके। हम लोगों ने ऐसा देखा है, मेरे को करीब 40-42 साल का मेरा एक्सपीरियंस है कि 3rd जनरेशन तक आ गई और वो आप चूंकि वसीयत नहीं थी, प्रॉपर्टी का हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से वो झगड़े चलते रहे, उसे आपस में डिवीजन नहीं हो पाया, तो आधी प्रॉपर्टी तो उन्होंने इसी चक्कर में बेकार कर दी। तो ये मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि ज्यादातर लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हमारी उम्र 60 साल हो गई, 70 साल हो गई, यदि हम
30 साल के हैं, 40 साल के हैं, तब भी हमको वसीयत करने में कोई नुकसान नहीं है। वसीयत तो हमारी ऐसे एक इंटेंशन है, वो हम कर सकते हैं। वसीयत एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हम जब चाहें उसको पहली वाली को खत्म करके नई एक बना सकते हैं, कि हमारी लास्ट विल है। हम अपने लाइफ टाइम में आज हमने एक्स वसीयत करी, कल को हमारा माइंड चेंज हो, हमने वाई वसीयत करी, उसके बाद हो सकता है हमने जेड वसीयत करी। तो जब हम वसीयत कर सकते हैं, तो मान लीजिए हमने अपने लाइफ टाइम में 4 वसीयत करी हैं, तो हमको डिस्क्लोज करना चाहिए कि साहब हमारी जो वसीयत है ये मेरी लास्ट विल है। अक्सर ये झगड़ा होता है कि साहब कौन सी विल है, पहली विल है, दूसरी विल है, तीसरी विल है। तो जो लास्ट हमारी विल है उसमें हमको हमको कहना चाहिए कि मेरी लास्ट विल है, और लास्ट विल के बेसिस पे होना चाहिए। अब हमारी बेसिकली ये इंटेंशन है। इंटेंशन जो है हमारी, जो जिसको हम विल कहते हैं, वो विल जो है ना कौन कर सकता है, इसमें ये इशू अराइज होता है, विल कौन कर सकता है। तो जो हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके हिसाब से जो लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं वो अपनी वसीयत कर सकते हैं। उसमें बेसिकली क्या होना चाहिए, आपको मेजर होना चाहिए, पहली बात। आपको दूसरी बात ये है कि आपको साउंड माइंड होना चाहिए। तीसरा ये है कि आपको किसी फ्रॉड के द्वारा आपने नहीं किया हो, अनड्यू इन्फ्लुएंसिंग से नहीं किया हो, कोerसन से नहीं किया हो। ये चीजें हमको देखने वाली बातें हैं कि बेसिकली जो हमारी हम जो विल करते हैं, हमको हमारी विल फ्री विल होनी चाहिए। और विल ही हिंदुस्तान में एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती। आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए उसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो आप करा सकते हैं, लेकिन विल आप सादे कागज पे भी लिख सकते हैं। विल में लेकिन प्रॉब्लम कभी-कभी ये आती है कि डेट आपको कंफर्म कराने के लिए आपने वास्तव में ये ये 22 जनवरी 2084 को बनाई थी, या आपने इसको 26 अगस्त 2021 को बनाई है, या किस डेट में बनाई है। तो उसके लिए थोड़ा-सा बेटर ये होता है कि यदि हम उस तरह का एक ₹10 का नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर खरीद लें, उसपे हम करें, तो एक चीज़ उसमें कम से कम बिल्कुल खत्म हो जाती है कि हमने एग्ज़ैक्ट ये किस दिन एग्ज़ीक्यूट करी। हालाँकि जो उसके विटनेसेस होते हैं, विटनेस उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, उसमें कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन उसको और कम करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो हम विल लिखते हैं, एक ₹10 का स्टैम्प पेपर खरीद लें अपने नाम का, और उसपे हम विल बना सकते हैं। हालाँकि कानून की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कानून तो सिर्फ़ ये कहता है जो आपकी इंटेंशन है, आप अपनी इंटेंशन ही कोरे कागज़ पे लिख के सकते हैं। आप अपने हाथ से लिख सकते हैं, आप उसको टाइप करा सकते हैं, आप ओरल बोल सकते हैं, कोई आपको लिख सकता है। लेकिन हमको सावधानी क्या ना विल लिखते समय क्या-क्या करनी चाहिए। पहली सावधानी तो ये ज़रूरत है, जो अक्सर प्रॉब्लम आती है कि आदमी जिस व्यक्ति ने विल लिखी है, उस व्यक्ति ने अपनी जो विल लिखी है, वो विल साउंड माइंड से लिखी है या नहीं लिखी। उसमें किसी कोवर्सन तो नहीं था, अनडू से इन्फ्लुएंस तो नहीं था। आदि-आदि की जो दिक्कतें हैं उनको कम करने की ज़रूरत होती है। हम प्रॉपर्टी का, हमारी चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी है, चाहे हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, हम हर प्रॉपर्टी के बारे में विल कर सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। उसमें बस एक ही कंडीशन है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो मेरी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, उसी की हम विल कर सकते हैं। जो मेरी दादा लाइफ प्रॉपर्टी है, दादा लाइफ प्रॉपर्टी तो जो 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 इंडियन सक्सेशन एक्ट है उसके मातहत चलेगी। विल जो मेरी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उसकी मैं विल कर सकता हूँ। विल करने के लिए हमको हमको 2 विटनेसेस की जरूरत होती है। 2 विटनेसेस, वो दोनों विटनेसेस भी मेजर होने चाहिए। जैसे हम हैं, ऐसे वो व्यक्ति भी मेजर होना चाहिए। वो व्यक्ति जो उसको अटेस्टिंग विटनेसेस हैं, वो उसमें विटनेस में साइन करते-करते बेसिकली ये तस्दीक करते हैं कि ये जो व्यक्ति विल कर रहा है, उस व्यक्ति ने मेरे सामने अपने हस्ताक्षर किए हैं, और अपने हस्ताक्षर नॉर्मली पढ़ के किए हैं, सुन के किए हैं, देख के किए हैं, या यदि व्यक्ति ऐसा है जो हस्ताक्षर नहीं कर सकता है,
तो अपना मार्क कर सकता है, वो अंगूठा लगा सकता है, तो उसमें उसका अंगूठा जब यदि लगाता है तो उसके अंगूठे को भी तस्दीक करना होता है कि अंगूठा लगाया गया है, उसी व्यक्ति ने अंगूठा लगाया है। यदि यदि उसने ये कि किसी व्यक्ति ने अपनी विल करी है और विल उन्होंने खुद अपने हाथ से नहीं लिखी है, उस केस में उन्होंने टाइप कराई है, तो ये होता है कि जिस टाइम वो टाइप कराई है उस व्यक्ति ने ये कहा कि मैंने टाइप करी है, वो भी एक विटनेसेस हो सकता है। और और जो विटनेसेस है वो कहेंगे साहब इन्होंने पढ़ के अपने हस्ताक्षर किए हैं। ये थोड़ी प्रिकॉशन की जरूरत होती है, अदरवाइज इन चीजों में भी छोटी छोटी चीजें जिनमें डिस्प्यूट आता है। नॉर्मली क्या होता है, यदि यदि व्यक्ति ने अपनी विल अपने हाथ से लिखी है तो उसमें सिर्फ यही प्रूव करना होता है कि इन्होंने अपने हैंडराइटिंग में लिखी है। तो जब अपनी हैंडराइटिंग में लिखी है तो उस पे उन्होंने लिखने के बाद उन्होंने उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए। नॉर्मली चूंकि आजकल कंप्यूटर का जमाना है, अभी जैसे काकड़ा साहब ने कहा था कोरोना काल में तो कंप्यूटर का और भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है, कि यदि लोग क्या करते हैं कि अपनी अपनी जो विल है वो कंप्यूटर पर टाइप कराते हैं। तो जो कंप्यूटर में हम टाइप कराते हैं या हम मैनुअल टाइपराइटर पर टाइप कराते हैं, तो उस टाइपराइटर पे जो टाइप करने वाला उसके भी हम हस्ताक्षर कर लें कि साहब जो इन्होंने बोला है हमने वास्तव में वही लिखा है, वही लिखा है, वो अपना उसमें साइन कर सकते हैं। ये वो भी एक विटनेसेस हो सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि ये कैसे कंफर्म हो कि साहब जिस व्यक्ति ने विल लिखी है, जिसकी ये विल है, उन्होंने जो बात कही थी वही लिखी गई है या नहीं लिखी गई है। तो इसलिए उस व्यक्ति ने जिसने टाइप की है वो भी उसका भी विटनेस वो कर सकता है और ये कह सकता है सर जो इन्होंने बोला है वो मैंने लिखा है। उसके बाद जब वो हस्ताक्षर करते हैं तो हस्ताक्षर करके वो कह सकते हैं साहब मैंने इसको पढ़ के मैंने इस पे अपने हस्ताक्षर किए। उसके बाद उसमें 2 विटनेसेस जरूरी होते हैं। यदि आप जिस व्यक्ति ने वो टाइप किया है जो उसको भी आप विटनेसेस कराते हैं, तो आपको 3 विटनेसेस करा लेने चाहिए। एक उस व्यक्ति के साइन कराएं, 2 आप और मेजर व्यक्तियों के साइन करा लें तो हमेशा अच्छा होता है। क्योंकि अल्टीमेटली पर्पस क्या है, जो आपकी इंटेंशन है, आपका जो डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट आपका आपकी मृत्यु के बाद वो पढ़ा जाएगा, उस पर संज्ञान लिया जाएगा, जिन और संज्ञान लेने के बाद उस पर एक्ट अपॉन होगा। तो उसमें आप तो उस टाइम मौजूद नहीं होगे जिस टाइम क्या नाम है ये आपकी आपकी विल के बेसिस पे आगे कार्रवाई होगी, तो आप तो बताने की स्थिति में नहीं होगे। इसीलिए हमको इसमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितनी इसको क्लियरिटी से लिखें उतना अच्छा है। जैसे अक्सर ये कहा जाता है, ये भ्रांति है, जो ब्लाइंड लोग हैं, डीफ हैं, डंप हैं, वो वसीयत नहीं कर सकते। ये चीज गलत है। यदि वो व्यक्ति जो डीफ है या डंप है या ब्लाइंड है, वो इस स्थिति में है कि वो ये कह सकता है कि साहब ये मैंने, जैसे ब्लाइंड है आजकल ब्रेल का होता है, वो उसमें उस लैंग्वेज उन्होंने पढ़ लिया है, उसको उसका एविडेंस आ जाए कि साहब इन्होंने पढ़ के इस पर किए। जो व्यक्ति डीफ एंड डंप है, यदि उस व्यक्ति ने अपनी विल करी है तो उस विल को भी आपको, वो भी वैलिड विल है यदि बाकी बाकी चीजें उसमें सब हमने ध्यान में रखा है। यदि वो किसी भी अपनी इंटेंशन से, जो डीफ है डंप है, स्पेशली ये जो 3 तरह के लोग होते हैं, डीफ डंप एंड ब्लाइंड, यदि इनकी वसीयत लिखी गई है तो इनके केस में एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है कि ब्लाइंड है तो ब्लाइंड को ये वो कहने की स्थिति में होते हैं कि साहब मैंने इसको सुन के या मैंने अपनी लैंग्वेज में जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसमें पढ़ने के बाद मैंने हस्ताक्षर किए हैं। तो उसको जब चैलेंज होता है तो काफी चीजें उस हिसाब से कम हो जाती हैं। वही डीफ एंड डंप का है। यदि डीफ एंड डंप अपने किसी एक्ट से वो ये बताने की स्थिति में है कि मेरी ये प्रॉपर्टी कि मैं विल कर रहा हूँ, ये मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी है या मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मैं इसकी विल कर रहा हूँ, और वो अपने एक्ट से इंटेंशन अपनी प्रूव करने की स्थिति में, बताने की स्थिति में है और विटनेस उसको कंफर्म करते हैं, तो उनको भी ये नहीं माना जाता कि वो विल नहीं कर सकते। अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है कि साहब ना डिफ कर सकता है, डंप कर सकता है, ना ये ब्लाइंड कर सकते हैं।
लेकिन ये भ्रांति गलत है। बेसिकली आप कॉम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट होने चाहिए। कॉम्पिटेंट कॉन्टैक्ट के लिए आपको जो मान्यताएं हैं वो ये हैं, आपको मेजर होना चाहिए, मेजर होने के साथ साथ आपको साउंड माइंड होना चाहिए। कभी कभी इस तरह की समस्याएं आती हैं कि व्यक्ति बीमार रहता था अक्सर, अब से पहले, अब तो लोग काफी जागरूक हो गए, जैसा अभी काकरा साहब ने बताया कि कोरोना काल में इतनी अनसर्टेनिटी हो गई है कि लोगों की जो विल पावर है वो उतनी स्ट्रांग नहीं रही है। वरना अक्सर क्या होता था, जब आदमी मृत्यु के नजदीक होता था उस टाइम वो विल करता था। उसमें झगड़े फसाद ये होते थे कि साहब ये तो बीमार रहते थे, ये छोटे बेटे के पास रहते थे, इन्होंने छोटे बहन है इनको अंडर इन्फ्लुएंस करा लिया, या बड़े बेटे के साथ है उन्होंने अंडर इन्फ्लुएंस करा लिया। तो उसमें यहाँ तक कानून विकसित हो चुका है कि यदि कोई आदमी व्यक्ति बीमार भी रहता है, लेकिन जिस दिन वो विल कर रहे हैं उस दिन यदि वो स्थिति में है कि वो साउंड माइंड से हैं, तो अपनी विल वो कर सकते हैं। उस विल की मान्यता भी उतनी ही मान्यता है जितनी उनकी मान्यता है जिनमें जो बाकी लोगों का जो साउंड माइंड ले। अक्सर बीमारी के कारण लोग ये कहते हैं साहब इनका माइंड उतना स्वस्थ नहीं था, ये चीजों को समझ नहीं पा रहे थे, इनको इन्फ्लुएंस में करा लिया, इनको कोहर्सन से करा लिया, इनको जो 4-5 एग्जम्पशन दिए हैं उसके कारण से इनको करा लिया, इसलिए दिक्कत आ रही है, अदरवाइज ये नहीं होना चाहिए था। उसके केस में ये होता है कि हमको ये प्रिकॉशन रखनी होती है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है और उसकी अपनी इंटेंशन ये है कि हमको इसका अपने अपने प्रॉपर्टी की विल करनी है, तो जिस दिन वो विल कर रहे हैं उस दिन उनको किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से एक सर्टिफिकेट ये लेना चाहिए कि आज की डेट में ये बिल्कुल साउंड माइंड है और साउंड माइंड होने के कारण से ये विल करने की स्थिति में है। तो उस टाइम वो चीज एलिमिनेट हो जाती है जो उस विल को चैलेंज करना चाहते हैं कि साहब ये जो विल है, ये विल इन्होंने इन्होंने जो है ना अंडर इन्फ्लुएंस कराई है। एक अक्सर नेगेटिविटी होती है कि साहब इंटॉक्सिकेशन में थे आदमी, कि शराब पी रखी थी मान लीजिए, इंटॉक्सिकेशन में तो सब चीजें इंक्लूड हो सकते हैं, कोई भी नशा हो सकता है कि साहब ये उस टाइम नशे में थे, इनसे साइन करा लिया, इनसे अंगूठा लगवा लिया, इनसे ये कर लिया, इनसे ये कर लिया, तो ये नेगेटिव लिस्ट में आता है। इस नेगेटिव जो लिस्ट में आता है उससे बाहर आने के लिए हमें हमेशा ये करना चाहिए कि हमको साउंड माइंड का एक सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। कि बेटर तो ये होता है कि यदि आप 3 विटनेसेस कराते हैं तो एक विटनेसेस उनमें कोई डॉक्टर रहे, और यदि संभव हो तो विल हमेशा जब आप करें तो उसमें जो विटनेसेस हैं वो यंग होने चाहिए। यदि यदि व्यक्ति जो विल करने जा रहा है उसकी 60 साल की उम्र है, तो आज कोशिश करनी चाहिए कि अपने से कम उम्र के व्यक्ति उसके को विटनेसेस कराए। हालांकि लाइफ जो है, लाइफ इतने अनसर्टेन है आज की डेट में कोरोना काल के चक्कर में कि ना ये कोरोना यंग को देख रहा है ना ओल्ड को देख रहा है। जो सेकंड लहर आई थी उसमें तो यंग बच्चों की ज्यादा डेथ हुई। हम लोग ने तो सुबह से शाम तक, मेरे ख्याल जितने लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं सभी की व्यक्तिगत जानकारी होगी, कोई व्यक्ति ऐसा बचा होगा कि जिसके नियर एंड डियर कहीं ना कोई के साथ कैजुअलिटी ना हुई हो। इसीलिए हम लोग को इस बात का नहीं ध्यान या ये नहीं सोचना ऐसा अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, कर देंगे विल, क्या फर्क पड़ता है। यदि हम या जो हमारा हार्डन मनी है और जो हम अपनी क्या नाम है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उसको हम चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारे, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं या वो मेडिकल हैं, कोई भी चीजें जहां आप उसको देना चाहते हैं वो उसका सदुपयोग कर सके, मुकदमेबाजी में पैसा ना खर्च करें, तो ये जरूरी है कि हम अपनी विल करें और विल में जो जो चीजें नेगेटिव है उनसे हम बाहर रहें तो अच्छा होता है। अदरवाइज क्या होता है कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, यदि विल नहीं है तो जो हिंदू सक्सेशन 1950 से उसके साथ प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है, और वो जब डिवीजन होता है तो डिवीजन में झगड़े पड़ते हैं।
झगड़े पड़ते हैं तो मेरा राइट ये है, फलाने का राइट ये है, ढिमके का राइट ये है, ए का राइट ये है, बी का राइट ये है, तो ये अक्सर इस तरह की दिक्कतें आती हैं। इसलिए ये हमेशा जरूरी होता है कि हम विल करें और हम अपने दिमाग से भ्रांति बिल्कुल बाहर निकाल लें कि हम ओल्ड होने के बाद ही विल करेंगे। विल इस तरह से भी कर सकते हैं, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है और हाँ, ये हमको डर है कि कल को मान लीजिए पहले हस्बैंड को डर है कि मेरी वाइफ को जो है ना बच्चे देखभाल करेंगे या नहीं करेंगे, या वाइफ को डर है कि मेरे हस्बैंड की को देखभाल करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि मृत्यु तो एक ऐसी चीज है जो ईश्वर को ही पता है, हमको किसी को नहीं पता ये मृत्यु का कब आएगी, कैसे आएगी। अक्सर ये मजाक में समझिए या सच समझिए, कहा जाता है कि जिस दिन इंसान इस जन्म लेता है उस दिन उसका मृत्यु का भी रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ होता है। हमको ना वो डेट पता है, ना हमको टाइम पता है, ना हमको प्लेस पता है। हम खुशी-खुशी मनाते हैं कि आज हमारा बर्थडे है, आज हमारे बच्चे का बर्थडे है, आज फलाने का बर्थडे है, बहुत हम लोग खुश होते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस दिन आज हम यदि 40 साल के हुए हैं, मेरा 40वां बर्थडे मना रहे हैं, तो हमारे जितने हम इसमें इस यूनिवर्स में हमको रहना है उसमें 40 साल कम हो चुके हैं। अब कितने हमको जिंदगी में और जीना है हमको किसी को नहीं पता। सिर्फ जो संत हुए हैं उन संतों को तो शायद पता होता है। जैसे कृपालु जी वो शंकराचार्य जी महाराज जी कितनी यंग एज में उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे लोग तो हो सकते हैं कि जिनको शायद ये पता हो कि मेरी मृत्यु किस दिन होगी, लेकिन नॉर्मल तो ईश्वर ने अपने अधीन रखा है। अब एक आउट ऑफ रेफरेंस है, हमारे एक मामा जी थे, ये सच्चा किस्सा है, वो पामिस्ट्री करते थे और उनका जो प्रोफेशन था पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी का ही था। दिल्ली में वो रहते थे। उन्होंने अपनी मृत्यु के करीब करीब 1 हफ्ता पहले हमारी मामी को, अपनी वाइफ को ये कह दिया था कि भाई मैं अब नहीं बचूंगा, मेरे 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 ऊपर अननेसेसरी पैसा मत खराब करो। तो ऐसा तो कहीं कहीं 0% में लोग मिलेंगे जिनको अपना ये पता होगा मेरी फलाने दिन को मृत्यु हो जाएगी। ज्यादातर लोग तो ऐसे ही हैं कि जो समाज में है कि उनको पता नहीं हमारा कब अंत आएगा। इसलिए लास्ट समय के लिए हमको वेट नहीं करना चाहिए। मोटा मोटा ये है कि विल जो है हमारी इंटेंशन होती है। इंटेंशन के लिए हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। उस डॉक्यूमेंट्स में यदि हम अपने हाथ से करते हैं, हाथ से लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम उसको टाइप कराते हैं तो जिससे टाइप कराया है उसके हम हस्ताक्षर करा सकते हैं। दूसरा, हम 2 विटनेसेस के साइन करा सकते हैं। कराना चाहिए, करा नहीं सकते, कराना चाहिए। क्योंकि यदि मिनिमम 2 विटनेसेस किसी किसी वसीयत पे नहीं है तो वैलिड वसीयत नहीं मानी जाती है। अब ये इशू अराइज होता है कि ये विल जो है ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसमें भी बड़ी-बड़ी विभ्रांतियां हैं। विल ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। कानून कहीं ये नहीं कहता है कि आपको विल को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। कानून तो सिर्फ ये कहता है कि आपकी इंटेंशन पता होनी चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी का आपकी मृत्यु के बाद डिवीजन कैसे होगा, वो प्रॉपर्टी किसको कैसे जाएगी जो आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। तो इसलिए उसकी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि संभव हो तो जो आप 2 या 3 विटनेसेस कराते हैं, यदि आप किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को एक विटनेस बनाएं तो वो थोड़ा सा अच्छा रहता है। कल को ये एलिगेशन नहीं लग सकता कि आप जो है आपने साउंड माइंड नहीं थे, बीमार थे, या आप उनसे सर्टिफिकेट ले सकते हैं जिस टाइम आप विल करना जाते हैं कि ये साउंड माइंड व्यक्ति था, उसको भी आप अपने विल का पार्ट बना सकते हैं। एक इशू और अराइज होता है कि विल को प्रोवाइड कराना आवश्यक है या नहीं। जहां तक प्रोवेट का सवाल है,
ये स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट क्या ज्यादातर स्टेट्स ने अपने अपने अमेंडमेंट कर रखे हैं। ज्यादातर स्टेट्स ऐसी हैं जो कहते हैं प्रोबेबिलिटी की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप बिल के बेसिस पे एफिडेविट दे के आप अथॉरिटीज में आप प्रॉपर्टी को अपने नाम करा सकते हैं, आप बैंक में जाके करा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि आजकल एक मानसिकता हो गई है कि साहब आप बैंक में जाइए लॉकर खोलने के लिए, साहब इसको प्रोबेट करा के लाइए। आप एनडीएमसी में जाइए, एमसी में जाइए, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में जाइए कि वो कहेंगे इसको प्रोबेट करा के लाइए। ये बिल्कुल भ्रांति है। इसमें वो आपको इंसिस्ट नहीं कर सकते, मैक्सिमम आपसे एफिडेविट मांग सकते हैं। उस एफिडेविट और विल के बेसिस पे वो कर सकते हैं। विल बेसिकली आपको ओरिजिनल रखनी होती है। विल आप लॉक एंड की में भी रख सकते हैं। किसी को टेस्टर, यदि प्रॉपर्टी आपकी बहुत ज्यादा है और आपको ये है कि साहब मेरी प्रॉपर्टी का मेरे मेरे मान लीजिए 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, 4 बच्चों के लिए आप चाहते हैं कि सामाजिक कार्य में लगे, आप किसी धर्मशाला को आप दान देना चाहते हैं, किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन को दान देना चाहते हैं, आप कहीं भी देना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर आपको एक टेस्टेटर भी उसमें बनाना चाहिए, जिससे आपकी प्रॉपर्टी का उस हिसाब से उसको आपकी इच्छा के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करा सके। अदरवाइज क्या होता है कि लोग उसको दिक्कत करते हैं। जहां तक हिंदू का सवाल है, बुद्धिस्ट का सवाल है, सिख्स का सवाल है, जैन्स का सवाल है, तो हम लोग को तो कोई दिक्कत है नहीं। जहां तक मोहम्मडन्स का सवाल है, उनका अपना जो है ना अपना पर्सनल लॉ है रिलेटेड टू द कुरान। उनकी विल का सिस्टम डिफरेंट है, उनके यहाँ प्रॉपर्टी तो डिफरेंट तरह से एलिनेट होती है। यदि हम प्रॉपर्टी को इस तरह से विल कराएंगे तो हमको फायदा रहेगा, नहीं कराएंगे तो हमारी बहुत सारी, जैसे अभी कोरोना काल में दिक्कतें आई हैं। लोग छोटी छोटी एक सज्जन थे, 35 साल के थे, उनकी डेथ हो गई। उनके केस में खाली उनके नाम में कार थी। वो कार का भी कहते हैं साहब इसका 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 हम आपके नाम में जो है ना, आरटीओ कहता है इसका हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। कितनी विडंबना है। यदि उनकी किसी तरह से विल होती तो ये चीजें आसान हो जाती। अब प्रॉपर्टी, अब जैसे हमारे नोन थे, उन्होंने उनके केस में विल थी, विल के केस में कोई दिक्कत नहीं आई, एमसीडी में उनका ट्रांसफर हो गया, उनका उनका हाउस टैक्स में ट्रांसफर हो गया, उनका डिफरेंट जगह ट्रांसफर हो गया। तो मेरा जो व्यक्तिगत विचार है और जो मेरा तजुर्बा है 40-42 साल का, वो ये कहता है कि हम सबको इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि विल हमको लास्ट मोमेंट तक वेट करते रहें कि साहब अब हमारा अंतिम समय आ गया तो विल हम अब करें। हम ये प्रिकॉशन कर सकते हैं कि हस्बैंड जो है वो ये कह दें कि साहब मेरी 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 डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी मेरी वाइफ की होगी, और मेरी वाइफ की डेथ के बाद मेरे बच्चों में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगी। या ये भी हो सकता है कि उनका कोई बच्चा ही ना हो, उस केस में जो चाहते हैं कि उनके भतीजे को मिले और भांजे को मिले या किसी और को देना चाहते हैं, या उनका सबसे मोह भंग हो चुका है, वो चाहते हैं कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को देना चाहते हैं, चैरिटेबल पर्पस के लिए देना चाहते हैं, रिलीजियस पर्पस के लिए देना चाहते हैं, तो उस तरह से विल कर सकते हैं। ऐसी वाइफ जो है, वाइफ हस्बैंड के फेवर में कर सकती है कि साहब कि वो वाइफ की डेथ के केस में हस्बैंड फर्स्ट ये विल के हिसाब से जितनी भी उनकी प्रॉपर्टीज है वो हस्बैंड की रहेगी, और हस्बैंड की डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी जो है उनके बच्चों के नाम होगी, या उनके जिस तरह से वो करना चाहते हैं, किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चाहते हैं, किसी किसी धार्मिक काम को देना चाहते हैं, किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन को देना चाहते हैं, किसी गरीब बच्चों के लिए देना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं, उसमें कहीं बार नहीं। असली बात ये है कि विल हम सबको करनी चाहिए, और विल हम करेंगे तो हमको सबको आसानी रहेगी। हमको आने वाले समय में जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो विल के बेसिस पे हाँ, हम जिनके फेवर में कर रहे हैं
उनको प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट मिलेगा और उनको ये आसानी रहेगी, कोर्ट कचहरी कम से कम चक्कर काटने पड़ेंगे। जैसे यूपी है, दिल्ली है, यहाँ पे प्रोबेट की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे विल को प्रोबेट कराना जरूरी है, तो वो बेसिकली समरी सूट है। समरी सूट में जब से आप देखें इंडियन सक्सेशन एक्ट के जो आजकल ये बेयर एक्ट आते हैं, इन बेयर एक्ट में भी आप पीछे देखेंगे तो इसमें भी इन्होंने प्रोबेट का फॉर्म दे रखा है। इन्होंने विल का भी फॉर्म दे रखा है इसमें, और इसमें इन्होंने प्रोबेट का भी फॉर्म दे रखा है कि प्रोबेट जो है ना वो आपकी, ये प्रोबेट का भी फॉर्म दे रखा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम ध्यान रखेंगे, दिक्कत नहीं होगी। तो प्रोबेट, हम यदि प्रोबेट के लिए हमको डिस्ट्रिक्ट के हमको जो है ना समरी सूट के माध्यम से एक सिंपल वो देना होता है। उसमें ये होता है कि उनके जो लीगल हेयर्स हैं उनको हमको रेस्पोंडेंट बनाना होता है, और रेस्पोंडेंट बनाने के बाद उस पर नोटिस जाता है। नोटिस जाने के बाद जब दोनों पार्टीज अपीयर हो जाती हैं, यदि दोनों पार्टीज अपीयर हो जाने के यदि कोई डिस्प्यूट नहीं है, विल चैलेंज नहीं है, तो वो आपको तुरंत उसका प्रोबेट मिल जाता है। यदि चैलेंज है तो थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोबेट। तो इसलिए प्रोबेट को भी आप साइमल्टेनियसली चला सकते हैं। जहां तक प्रोबेट का सवाल है, प्रोबेट एक ऐसी चीज है जो हर स्टेट्स में नहीं, लोकल जो डिफरेंट स्टेट्स ने अपने लोकल अमेंडमेंट कर रखे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि आपको प्रोबेट में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। यदि मान लीजिए दूसरी जो रेस्पोंडेंट है वो जानबूझ कर नोटिस को डिले करते हैं, तो पब्लिकेशन करा सकते हैं 1 डेट या 2 डेट के बाद। इसमें बहुत ज्यादा एविडेंस तो होती नहीं है। इसमें तो बेसिकली उनको कोर्ट कंसर्न को ये देखना होता है कि विल है या नहीं है। दूसरी बात, विल पे 2 विटनेसेस हैं या नहीं है। यदि कोई व्यक्ति उसको चैलेंज करता है, और वो चैलेंज किस बेसिस पर करता है, वो ये देखने वाली बात है। विल में अक्सर ये होता है कि वर्ड भी विल हो सकती हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने विल ये करी कि मेरी जो ए ने ये कहा कि मेरी प्रॉपर्टी जो है ना, मेरे ये बी और बी के बच्चे की होगी, या सी के बच्चे की होगी। पता लगा सी तो इशूलेस है, तो उसके फेवर में तो हो ही नहीं सकती वो। जब उसको है ही नहीं, तो बी के फेवर में जाएगी। तो टू दैट एक्सटेंट दैट विल बी वॉइड। कि जो चीज हुई नहीं है, जो है ही नहीं, तो उसको आप कैसे करो, किसके फेवर में करोगे? इस तरह की प्रॉब्लम्स भी कभी कभी आती है। इसलिए हमको अपने माइंड को क्लियर रखना चाहिए कि विल हम जो चाहते हैं, हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, और उसको किस तरह से डिवीजन हो। ये जरूरी है। ये हमको जरूर कोशिश करनी चाहिए कि किसी अक्सर जो विल चैलेंज होती है वो ये होती है विल फ्रॉड से कराई गई है, विल कोवर्सन से कराई गई है, विल जिस व्यक्ति ने करी है वो साउंड माइंड उस टाइम नहीं थे। इन चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये जिस टाइम विल कर रहे हैं, हमारे पास हमारा जो है ना, जिसके फेवर में विल हुई है, उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ सिर्फ इतना है कि ये जिस व्यक्ति ने विल करी है, इस व्यक्ति ने ये विल जो है ये साउंड माइंड थे, 2 विटनेसेस के सामने करे, उनके सामने ये हस्ताक्षर किए, और ये मेजर थे। अक्सर चूंकि जो अपोनेंट जो होते हैं, जो रेस्पोनेंट होते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि यही 4-5 शब्द हैं कि साहब फ्रॉड किया है, इन्होंने कोअर्सन से कराया है, ये बीमार थे, हमारे पिता हमारी माता बीमार थी, इन्होंने जबरदस्ती साइन करा लिया, इनका अंगूठा फर्जी है, इनके सिग्नेचर फर्जी हैं। उस केस में वो सिग्नेचर एक्सपर्ट के पास जाता है। आपको ध्यान होगा बिरला ग्रुप में विल के बेसिस पे अल्टीमेटली सीईओ को प्रॉपर्टी गई है सारी। उसमें तमाम तरह के बवाल मचे थे
कि साहब ये विल नहीं थी, फलाना ने उनका नहीं था। अल्टीमेटली वो विल के बेसिस पे सारी प्रॉपर्टी उनको गई है जो सीए साहब थे। तो विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी इंटेंशन है, जो आपकी नियत बताता है, जो ये बताता है कि आपको क्या करना है। आपको आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि विल हम कि हमारी प्रॉपर्टी का कम झगड़े के साथ साथ हमारी प्रॉपर्टी का सदुपयोग हो। हमने जो अपनी हार्ड एंड मनी से प्रॉपर्टी बनाई है, चाहे हमारे मूवेबल प्रॉपर्टी है, चाहे हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको उसका सदुपयोग हो। उसको अननेसेसरी लिटिगेशन में और बला बला चीजों में नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि विल एक ये हमको सबसे बड़ी बात जो है, मेरा उद्देश्य है, वो मैं आप लोग के जो सवाल होंगे मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी इसको खत्म करूं, आपके सवालों का जवाब दूं, ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि हम लोग सब अभी इस एज में है कि प्रैक्टिकल चीजें जो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, वो ज्यादा अच्छा है। विल ये डर हमको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि साहब हमने विल विल यदि कर दी है, वसीयत कर दी है, तो हमारे बच्चे हमारी देखभाल करना बंद कर देंगे। ये मान्यता बिल्कुल गलत है, क्योंकि विल तो आपकी एग्जिस्टेंस में ही जब आएगी जब दुनिया में नहीं रहे। जब आप दुनिया में नहीं रहे तो फिर तो विल के बेसिस प्रॉपर्टी जानी जानी है। या तो विल के बेसिस पे यदि आपने विल नहीं एग्जीक्यूट की है तो उस केस में जो आपकी प्रॉपर्टी है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से जाएगी, या मोमडन है तो मोमडन के पर्सनल लॉ के हिसाब से जाएगी। लेकिन लेकिन विल करने से जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आपके कोर्ट कचहरी के चक्कर कम फंस सकते हैं, कम हो सकती हैं। अक्सर अक्सर वरना झगड़ा क्या होता है, 2-2 3-3 पीढ़ी निकल जाती हैं कि वो उसको उन 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 चीजों को सल्टाते प्रॉपर्टी खंडर पड़ी है, प्रॉपर्टी यूज नहीं हो पा रही है, प्रॉपर्टी बिजनेस हो रहा है, बिजनेस बंद हो गया। ही अपना आपका साउंड माइंड है, तो आप उसको जब चाहें तब चेंज कर सकते हैं, उसको अल्टर कर सकते हैं। आज मान लीजिए आपने ये तय किया कि मेरी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से हो। आपको साल में, 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में आपको ये लगा नहीं मेरा वो डिसीजन मेरा गलत था, अपने विवेक से। उसमें ये नहीं कि किसी 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 दबाव में आके, मैं फिर वर्ड यूज कर रहा हूं, दबाव में आके। और आप साउंड माइंड हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन नए सिरे से कर सकते हैं। आप उसमें ये कर सकते हैं कि आपने जो पहली विल थी उसको लिखें कि ये कहे कि साहब मैंने पहले विल करी थी, उसको मेरी आज जो मैं कर रहा हूं मेरी लास्ट विल। हमेशा इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि चाहे चाहे आपने एक ही विल लिखी है, चाहे आपने टोटल अपने लाइफ टाइम में 2 लिखी हैं, 4 लिखी हैं, 10 लिखी हैं, आपको हमेशा लास्ट विल जरूर वर्ड यूज करना चाहिए। यदि लास्ट विल आपने वर्ड यूज नहीं किया तो वो मिसयूज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए यदि आप पहली विल को रिवोक कर रहे हैं, नई विल लिख रहे हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट में वो मेंशन कर दें। यदि आपने आपने फ्रेश विल लिखी है, तब भी आपको लास्ट विल वर्ड तो जरूर ही लिखना चाहिए। यदि आप लास्ट वर्ड उसमें नहीं लिखते हैं तो उसमें ग्रे एरिया रहता है, उस ग्रे एरिया में लोग उसका मिसयूज कर सकते हैं, उसको उसको ट्विस्ट कर सकते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ का जो जहां तक सवाल है, लीगल सवाल है, इसको यहाँ बहुत ज्यादा मान्यता चाहिए। हम मेरी कोशिश ये है कि जितनी हम लेमन लैंग्वेज में आपस में बात करें और समझें, उतना ही हमको आसानी रहेगी। कानून मुद्दे हम कम से कम रखें। कानून तो हमको इतना कन्फाइन सिर्फ करना चाहिए जितने में हमको प्रोटेक्शन मिल रहा हो, कि हमको अपनी वसीयत लिखते टाइम, अपनी विल लिखते टाइम हमको क्या क्या चीजों की सावधानी रखनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। हमको हमको अपना माइंड सेट से चेंज होना पड़ेगा, अपने माइंड सेट से बाहर आना पड़ेगा। अब जैसे काकरा जी ने बताया था, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कही थी कि इस कोरोना काल ने
हमको सबको झंझोड़ के रख दिया। इस कोरोना काल में ऐसी परिवारों में जो है ना विपत्तियां आई हैं कि यंग बच्चों की डेथ हो गई है, और उस केसेस में क्या नाम है, लोग मारे मारे फिर रहे हैं, लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। किसी ने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी उस बच्ची का समय आ गया। तो ऐसे केस में जहाँ सारा परिवार वैसे अस्त व्यस्त हो जाता है, किसी यंग की डेथ होती है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो उसने यदि अपनी प्रॉपर्टीज का कोई वसीयत नहीं कर सकती है, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से उनकी प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा। उसमें फिर वही मुकदमेबाजी। पहले ही आप स्ट्रेस में होते हैं, आपका परिवार स्ट्रेस में होता है, स्पेशली यंग केसेस में जहाँ यंग यंग लोग की डेथ होती है, तो वो स्ट्रेस इतना भयंकर होता है कि आदमी को संभाले नहीं संभलता है। कि अभी एक हमारे जानकार थे, वो कंप्यूटर का बिजनेस करते, उनके 18 सेंटर चलते थे। उनके परिवार में किसी को पता ही नहीं था वो क्या वो कैसे कैसे कर रहे थे। इतनी दिक्कतें उनके आई, उनको उनको वकीलों के चक्कर काट रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, उधर बिजनेस बंद होने के कगार पे है, वो अ, वो उधर उधर घर के खर्चे करने हैं, वो बैंक अकाउंट बंद हो गए। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम लोग जो है ना, एक बात हमको और ध्यान रखनी चाहिए, बिल अपार्ट फ्रॉम बिल, हमको जहाँ-जहाँ सुविधा है, वहाँ अपना नॉमिनेशन भी करके रखना चाहिए। चाहे हमारा पीएफ है, चाहे हमारा बैंक अकाउंट है, चाहे हमारा लॉकर है, लॉकर में हमको कोशिश करनी चाहिए कि डबल कम से कम होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, माँ बेटा हो सकते हैं, माँ बेटी हो सकते हैं, बाप बेटा हो सकते हैं, जो भी हो। यदि आपने आपने नॉमिनेशन कर रखा है, तो उसमें थोड़ी-सी रियायत आपको ये मिल जाती है कि बैंक आपको ज़्यादा परेशान नहीं करता है। आपके नॉमिनेशन के बेसिस पे जो जो सर्वाइवर है, उसके द्वारा वो बैंक का ऑपरेशन अलाउ कर देता है। वरना आप ये देखिए कि यदि क्या है ना, बैंक अकाउंट भी आपका बंद हो गया, घर पे पैसा नहीं है, बीमारी में खर्च कर दिया गया, खाने के लिए नहीं है, संस्कारों के लिए के उपयोग करने के लिए, तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हमको जहाँ-जहाँ नॉमिनेशन की सुविधा है, हमको नॉमिनेशन करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमको विल सबको ज़रूर करनी चाहिए, कि हमको ये नहीं देखना चाहिए अभी तो हम यंग हैं, अभी कुछ नहीं होता, जब जब एज बढ़ेगी तब हम कर देंगे। तो होता क्या है कि कभी-कभी ईश्वर ईश्वर जो है ना, ऐसे निर्णय लेता है कि यंग एज में डेथ हो जाती है, परिवार परेशान होता है, छोटे-छोटे बच्चे हैं, कम से कम विल आपने कर रखी है, तो झगड़े-फसाद के चांसेस कम हैं। हम इसको माने या ना माने, हम में से कम व्यक्ति ऐसे हैं जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि साहब यदि दुर्घटना हो गई है, तो उसकी वाइफ को या उसके हस्बैंड को या उसके छोटे-छोटे बच्चों को हम मदद करें, हम परेशान ना करें। हम पहले दिन से उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं कि यार इसकी प्रॉपर्टी हड़प कर लो, इसका बिज़नेस हड़प कर लो, इसका ये कर लो, इसका वो कर लो। ये ये ग्राउंड रियलिटी है। यदि इसको ग्राउंड रियलिटी को हम माने तो ठीक है, नहीं माने तो दुनिया में वो कहते हैं माने तो पत्थर भगवान वरना कुछ नहीं। लेकिन हकीकत से हम डिनाई नहीं कर सकते। हकीकत यही है, जो ग्राउंड रियलिटी है, कि हमको विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमको सबको करना चाहिए। हम यदि नहीं करते हैं, तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, जस्टिस नहीं कर रहे हैं। हम हम कोर्ट कचहरी में पैसे ज़्यादा खर्च कराएँगे, हम टेंशन कराएँगे, वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, सही नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और यही मेरा कहना है कि हमको, जो मैंने बताया आपको, इन गाइडलाइंस के हिसाब से बिल करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। चूँकि समय हो गया है, तो मैं अरविंद जी से कहूँगा कि कि जो लोग के सवाल हैं, उस सवालों का हम जवाब देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बजाय इसके कि मैं ही बोलता रहूँ। क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जो लोगों की धारणाएँ बन चुकी हैं, जो समाज में भ्रांतियाँ हो चुकी हैं, वो भ्रांतियों को हमको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
बजाय इसके कि हम भाषणबाजी करें, हम करें। क्योंकि ये जो अरविंद जी ने जो पिछले काफी समय से कोरोना काल से चला रहे हैं, ये बधाई के पात्र हैं कि डिफरेंट। अब पहले तो आध्यात्मिक ही करते थे, अब इन्होंने आध्यात्मिक और समाज सेवा भी ये कर रहे हैं। इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती कि समाज के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए हम प्रेरित होकर कार्य करते रहें। हम जितना हो सके उतने समाज में भी हम लोग को समाज की जो समाज के लिए जो हमको कार्य करने चाहिए, हमारी एक दायित्व बनता है। और पासिंग रेफरेंस में जो काकड़ा जी ने कहा था, हमने इतनी लाइफ एंजॉय कर चुकी, अब तो हम सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। हम लोग एडवाइजरी कैपेसिटी में ज्यादा हैं, नए बच्चों को हम लोग चांस देते हैं, सब जगह दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो जिला कचहरी हो, चाहे हाई कोर्ट हो, अब हम लोग सब एडवाइजरी कैपेसिटी में रहेंगे तो सबके हित में है, समाज के हित में है। हम नई जनरेशन को जब मार्गदर्शन देंगे तभी नई जनरेशन आगे डेवलप करेगी। नई जनरेशन तब बैटन जितनी जल्दी हम लोग संभाल दें उतना अच्छा होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे को जितने समय दिया गया था, मेरा समय पूरा हो गया। आदरणीय काकड़ा साहब बोलिए। आज का विषय है बिल के ऊपर में जो रहा, उसके ऊपर में हमारे जो कौशिक साहब ने अपने विचार रखे और बहुत 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 साधुवाद। इन्होंने अपने विचार बहुत सुंदर सरल भाषा में विस्तार से विवेचन किया है और यह भी बताया है कि विल करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चनों को डील किया, उसका समुचित उत्तर दिया और क्वेश्चन भी जो बहुत सुंदर आए। एक सबसे बड़ा जेपी साहब ने जो कहा कि जीवन का एक मिथक उन्होंने बताया कि बिल लिखने के बाद में असुविधाएं हो जाती है, तो भाई ये भी तो मिथक है कि जीवन जो है 100 साल का होता है। लेकिन इस कोरोना काल ने सबको औकात अपनी बता दी कि आप ये मौत से किसकी यारी है, आज तेरी कल मेरी बारी है। तो ये मिथक तो वो मिथक टूट गया। तो आप निश्चिंत होकर के बिल बनाइए, कोई असुविधाएं नहीं है। और जिन बातों का कौशिक साहब ने कहा उन बातों का ध्यान रखिए। टेक्निकलिटी जरूरी है, सरल है, किंतु फिर भी कुछ टेक्निकल बातें जो उन्होंने बताई उनका आप ध्यान रखिए। और जेपी साहब ने जो भी एक सुंदर बात जो पूछी कि बिस्तर के नीचे रख दे, तो वास्तव में ठीक है, बिस्तर के नीचे रखे तो आपके साथ में बिस्तर बाद में आपके साथ चली जाएगी। आप यदि नहीं बताएंगे तो बिस्तर के साथ की बिल आपके पंच तत्व में विलीन होने के साथ साथ ही विलीन हो जाएगी। इसलिए यदि आप चाहते हैं तो आप धार्मिक किसी संस्था को देना चाहते हैं तो अपने रहते वक्त आप ऐसा वातावरण घर में बनाइए और कह दीजिए, तो आपकी मंशा सभी को मालूम हो जाएगी कि इनकी मंशा ये है। तो बाद में कोई नहीं तो ये घमासान उसके बाद जो अभी है आपके मन में वो आगे पीढ़ियों तक जाएगा। तो इसलिए कौशिक साहब की बातों का ध्यान रखिए और ध्यान रखते हुए निश्चित सरल भाषा में अपना इंटेंट, पंच तत्वों का शरीर जो विलीन होता है तो उसके पहले बिल बनाते वक्त इन्होंने जो 5 बातें कही उन 5 बातों का ध्यान रखिए और आप अपनी बिल कब, क्यों, कब और कैसे, ये सभी बातें कौशिक साहब ने बता दी। विल होती है विश इन योर लास्ट लाइफ, WILL, विश इन योर लास्ट लाइफ। तो इसका कोरोना काल के बाद, पैंडेमिक के बाद में इसकी आवश्यकता सभी को महसूस हो गई है और हो जानी चाहिए। और हर एक को अपनी विल कब कर दी चाहिए ये भी कौशिक साहब ने बता दिया और क्यों कर दी चाहिए ये भी कोरोना काल ने बता दिया। इन्हीं शब्दों के साथ साधुवाद देते हुए ऑर्गेनाइजर को भी, अरविंद जी को, कि जिन्होंने इतना अच्छा जन जीवन का विषय, जनमानस का विषय चुना और इसके लिए स्टार वक्ता हमारे कौशिक साहब को बुलाया, ये भी एक सौभाग्य है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आरजी कारके साहब और धन्यवाद केसी कौशिक साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया और आगे भी हम आपका समय लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।